नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना एमपी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, ऐतिहासिक खबर भी आप इसे कह सकते हैं। 3 नए बिल अब कानून बन चुके हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने इन्हें स्वीकृति दे दी है। भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, इसके अलावा भारतीय साक्ष्य कानून 2023। आपने अक्सर सुना होगा आईपीसी, सीआरपीसी, अब ये नाम आप नहीं सुनेंगे। तो 3 नए बिल अब कानून की शक्ल अख्तियार कर चुके हैं। अंग्रेजों के जमाने के आपराधिक कानून अब खत्म। तो ये अंग्रेजों के जमाने के कानून थे, आपराधिक कानून थे, जिन्हें अब खत्म कर दिया गया। ये बड़ा फैसला, ऐतिहासिक फैसला ऐसे मान सकते हैं हम, लिया गया है। 3 नए बिल हैं जो कानून बन चुके हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वीकृति भी दे दी है। बता दें आपको, भारतीय न्याय संहिता 2023, वहीं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य कानून 2023, ये 3 अंग्रेजों के जमानों का आपराधिक कानून, जिनको अब पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। सदन के पटल पर ये रखे गए थे और इसके बाद अब राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद अब ये कानून की शक्ल अख्तियार कर चुके हैं। यानी अब इस्तेमाल होगा इन 3 शब्दों का। भारतीय साक्ष्य कानून 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता सीआरपीसी, आईपीसी की जगह अब ये 3 नए कानून लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सदन के पटल पर यह रखे थे और इसके बाद दोनों सदनों के बाद बिल राष्ट्रपति को भेजे जाते हैं। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अब ये बन चुके हैं कानून। भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य कानून, सबूत, विटनेस। तो 3 नए बिल अब कानून बन चुके हैं और इसे स्वीकृति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दी गई है। 3 नए बिल कानून बन चुके हैं, इस पर मुहर राष्ट्रपति द्वारा लगाई गई है। तीन नए बिल कानून बनाए गए हैं। भारतीय साक्ष्य कानून 2023 इसमें शामिल है। 3 नए बिल अब कानून बन चुके हैं। ये बड़ा फैसला लिया गया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने इसे स्वीकृति भी दे दी है। भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य कानून 2023। और अब बात करते हैं मौन कैबिनेट की। पहली बैठक चल रही थी, वो अब खत्म हो चुकी है। बैठक में लगातार जो है कई मुद्दों पर बात की गई, साथ ही साथ विस्तार तो मंत्रिमंडल का हो गया, विभागों का बंटवारा होना है, शायद इससे लेकर महत्वपूर्ण चर्चा चल रही थी। आगामी चुनावों को लेकर के इस बैठक में चर्चा की गई। 6 महीने का टारगेट जो केंद्र की तरफ से कहीं ना कहीं दिया गया है, उसे कैसे पूरा करना है, इस पर भी चर्चा की गई होगी इस बैठक में। हालांकि जानकारी भी लेंगे हम सहयोगी से कि आखिर क्या क्या कुछ खास इस बैठक में रहा, पर अब बैठक जो है खत्म हो चुकी है। और वैसे भी ऋतु कल ही इस सवाल को उठा चुकी हैं कि शपथ ग्रहण के साथ जो सबसे बड़ी चर्चा होगी वो होगी पोर्टफोलियो। तो जाहिर तौर पर पोर्टफोलियो किसके जिम्मे कौन सा महकमा आता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। किसे कौन सी जिम्मेदारी दी जाती है। नए ऊर्जावान मुख्यमंत्री और तजुर्बेकार कैबिनेट दिग्गज आपको उनकी कैबिनेट में नजर आ रहे होंगे। तो मोहन कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। क्या कुछ इस दौरान चर्चा हुई, उस पर लगातार नजर बनी हुई है। अपडेट हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे क्या कुछ उस बैठक में निकलकर सामने आया है। विभागों का बंटवारा अब सबसे बड़ा सवाल, और विभागों के बंटवारा के आगे जो एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है, यह कब हटेगा, यही सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। शैलेंद्र भदौरिया भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, बैठक खत्म, क्या कुछ निकलकर सामने आया? अब सबसे बड़ा पेंच यही कि पोर्टफोलियो क्या। शैलेंद्र।
बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि किस मंत्री के पास कौन सा विभाग जाएगा, ये सबसे कठिन सवाल है अभी। हालांकि अब से कुछ देर पहले जो बैठक शुरू हुई थी लगभग 11 बजे, वो अब से कुछ देर पहले खत्म हो चुकी है और बैठक के बाद सभी मंत्री एक एक करके निकले हैं, लेकिन किसी भी मंत्री ने किसी तरह की बात नहीं की। हालांकि कैबिनेट मंत्री चेतन कश्यप ने ये जरूर कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर चर्चा हुई है, मध्य प्रदेश में यात्रा फिलहाल है और ऐसे में मंत्रियों की इसमें क्या भूमिका होगी, इसको लेकर चर्चा की गई। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं उनका किस तरीके से क्रियान्वयन करना है, इस सब को लेकर चर्चा हुई है। हालांकि जब उनसे सवाल ये पूछा गया कि क्या मध्य प्रदेश के जो कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं उनके विभागों को लेकर चर्चा हुई, तो उन्होंने इस बात पर चुप्पी साध ली और साफ तौर पर कहा कि इस तरह की कोई चर्चा नहीं हुई है। लेकिन ये चर्चा का विषय इसलिए है मध्य प्रदेश में कि कल 18 केंद्रीय जो माफ कीजिए कैबिनेट मंत्री जो है वो शपथ ले चुके हैं। 6 मंत्री जो है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के तौर पर है और 4 को राज्य मंत्री का शपथ दिलाया गया। तो ऐसे में बहुत आवश्यक हो जाता है, जिस बात का आपने जिक्र किया कि युवा मुख्यमंत्री के साथ जो है वो जो टीम है उनकी वो बहुत तजुर्बेकार है। इतने तजुर्बेकार लोग हैं कि कई तो केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, कई मुख्य सचेतक के तौर पर काम किया, राष्ट्रीय संगठन के राष्ट्रीय पदों पर काम किया। तो ऐसे बड़े विभाग आखिर किसके पास जाएंगे शैलेंद्र? सवाल यहाँ पर यही उठेगा, चूंकि गृह मंत्रालय है, पहले तो चलिए नरोत्तम मिश्रा थे पर अब तो वो नहीं है। अब जो दिग्गज हैं सामने, चुनौती बड़ी रहेगी। डेप्यूटी सीएम भी हैं और कैलाश विजयवर्गीय भी हैं, प्रहलाद पटेल भी हैं। आखिर किसके खाते में कौन सा विभाग जाएगा? एक तो देखिए बड़ी बातें पहले कही गई कि हमें बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, वो नहीं दी गई। उसके बाद जूनियर के अंडर में काम करने को कह दिया गया है। दरअसल ये बड़ी चुनौती की तरफ ऋतु का इशारा है। चुनौती यही है कि आपको उनके साथ तालमेल बनाना है जिनका सालों का सियासी तजुर्बा है। शैलेंद्र, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आपने ठीक कहा कि डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट में वो चेहरे हैं जो कभी मुख्यमंत्री की रेस में रहा करते थे, चाहे वह कैलाश विजयवर्गीय हो, प्रहलाद पटेल हो या राकेश सिंह हो। ये वो नाम है जो सीएम की दौड़ में भी थे। राव उदय प्रताप भी एक बड़ा चेहरा है, लगातार वो सांसद रहे हैं और ऐसे में उनकी क्या भूमिका होगी इसको लेकर लगातार ये जो मंत्रिमंडल का देर से विस्तार हुआ, इसके पीछे भी यही कारण है कि इन लोगों की भूमिका तय की जा रही थी कि क्या इनको संगठन में रखा जाए या फिर सत्ता में रखा जाए। और आखिरी में ये निर्णय लिया गया कि ये सरकार का हिस्सा होंगे और मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन कैबिनेट का हिस्सा होंगे। अब मोहन कैबिनेट के तौर पर उन्होंने शपथ तो ले ली है, लेकिन मंत्रालय को लेकर पेच फंस रहा है। हालांकि जिस बात का जिक्र ऋतु कर रही है, गृह मंत्रालय चूंकि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा लंबे समय से संभाल रहे थे, इस बार ये उम्मीद है कि कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल में से किसी एक को गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी दी जा सकती है। नगरीय प्रशासन विभाग भूपेंद्र सिंह के पास था, इस बार के मंत्रिमंडल में उन्हें शामिल नहीं किया गया है। ये डिपार्टमेंट बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति को जाएगा। ग्रामीण विकास की बात करूं तो महेंद्र सिंह सिसोदिया चुनाव हार चुके हैं, तो ऐसे में उनका मंत्रालय किसी दिग्गज को जाएगा। विभागों के बंटवारे की अगर हम बात कर रहे हैं, विजयवर्गीय के खाते में अगर गृह मंत्रालय जाता हुआ नजर आ रहा है, तो विंध्य की भी हम बात करें, वहां पर भी कुछ ना कुछ तो देना होगा। ऐसे साइडलाइन नहीं किया जा सकता। इतने सारे मंत्री सिर्फ मालवा निमाड़ से दे दिए जाए तो वो सिर्फ पॉसिबल नहीं है ना। ये भी तो हो सकता है यहाँ पर बड़ा बदलाव शायद उस तरफ से किसी को दे दिया जाए, ऐसा कोई नाम चर्चा में? बिल्कुल, देखिए फिर वो अगर जिम्मेदारी जाएगी तो वो महाकौशल के हिस्से में जाएगी। देखिए जो प्रहलाद पटेल हो या फिर राकेश सिंह हो, राव उदय प्रताप सिंह, ये सब तीनों के तीनों दिग्गज जो है वो महाकौशल से आते हैं। तो यदि अगर कैलाश विजयवर्गीय को गृह मंत्री नहीं बनाया जाता है तो फिर इन 3 दिग्गजों के जो हाथ में गृह मंत्रालय की कमान सौंपी जा सकती है। अब किसके पास सौंपी जाएगी देखना होगा, क्योंकि देखिए बिंद से जो लोग मंत्री बनाए गए हैं वो कैबिनेट में नहीं है, वो बल्कि राज्य मंत्री बनाए गए। तो ऐसे में बिंद की जो अपेक्षा का आरोप लगातार कांग्रेस लगाती आई और पहले भी कई बार आरोप लगे। इस बार बिंद में 30 में से 28 सीटें बीजेपी ने जीती। उसके बाद विभागों का बंटवारा यही है दर्द सारा। हालांकि न्यूज 18 लगातार एक क्वेश्चन मार्क के साथ, एक्सक्लेमेशन के साथ जो नाम दिखा रहा है वही लगभग फाइनल होंगे, यही हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी शैलेंद्र विस्तार से जानकारी दे रहे थे। और अब कैबिनेट की बैठक से पहले क्या कुछ हुआ उस पर चर्चा कर ली जाए। कैबिनेट बैठक से पहले सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। और यह भी माना जा सकता है ललित की इस बैठक में जो है मंत्रिमंडल का विस्तार तो हो गया, विभाग आखिर किसे कौन से दिए जाएं इन पर भी खूब चर्चा हुई होगी। दोनों के बीच कई मुद्दों को लेकर और भी चर्चा हुई होगी। विभाग जो है ये मेन मुद्दा रहा होगा। तो सीएम की मुलाकात पूर्व सीएम से बेहद खास इसे माना जा सकता है, क्योंकि अब विभागों का बंटवारा होना है। उससे पहले ये मुलाकात यही संकेत दे रही है कहीं ना कहीं कि विभाग आखिर किसके खाते में कौन सा जा सकता है, इस पर चर्चा हुई होगी।
और अब बात कांग्रेस की बैठक की हम कर लेते हैं। मिशन 2024 पर फोकस जो है कांग्रेस का, और इसी को लेकर के मंथन कहीं ना कहीं जारी है। प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह ये बैठक ले रहे हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारी पर मंथन चल रहा है। जिलाध्यक्ष और प्रभारी इस बैठक में शामिल है। प्रदेश प्रभारी जो नई जिम्मेदारी मिली है जितेंद्र सिंह को, वो अब बैठकों का सिलसिला शुरू कर चुके हैं। तो 24 को लेकर मंथन, दो नए चेहरे प्रदेश की राजनीति में, दो नई जिम्मेदारियां प्रदेश की राजनीति में, और अब जो प्रभारी बनाए गए जितेंद्र सिंह वो मंथन कर रहे हैं। जिलाध्यक्ष और प्रभारी इस बैठक में शामिल हैं। तो 24 की तैयारी में कांग्रेस जुटी हुई है। 24 को लेकर मंथन हो रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी वासु चौरे जुड़ गए हैं। वासु, बैठकों का दौर कांग्रेस में लगातार जारी है, मंथन तो किया जा रहा है, प्रदेश प्रभारी भी पहुंचे हैं, पीसीसी चीफ भी लगातार बैठकें कर रहे हैं, पर ऐसा लगता है कि मंथन शायद वैसा नहीं हो पाता क्योंकि वो अमृत नहीं निकल पाता उसमें से, शायद इसीलिए बार बार हार का मुंह कहीं ना कांग्रेस को देखना पड़ता है। इस बार कुछ अलग हो सकता है क्या मंथन में? इस बात में कोई दो राय नहीं कि लगातार कांग्रेस के लिए जो नतीजे आए हैं वो उनकी उम्मीदों और दावों के विपरीत रहे हैं। लोकसभा चुनाव सामने है और बड़ी चुनौती है, खासतौर पर तब जब विधानसभा के चुनावों में पार्टी सिर्फ 63 सीटों पर चुनाव जीत पाई है, और इसलिए कांग्रेस की जो पुरानी टीम थी जिसके नेतृत्व में लोकसभा का माफ कीजिएगा विधानसभा का चुनाव लड़ा गया, उसको पूरी तरह से बदल दिया गया है। प्रभारी से लेकर प्रदेश अध्यक्ष से लेकर नेता प्रतिपक्ष और उप नेता प्रतिपक्ष के तौर पर जो नए नाम है वो निकलकर सामने आ गए। कांग्रेस ने मंथन किया, लगातार बैठकें की, और उसके बाद अब जब नए प्रभारी बने हैं जितेंद्र सिंह, तो उनका आज मध्य प्रदेश का पहला दौरा है। पीसीसी वो पहुंचे हैं और इस वक्त तमाम पूर्व मंत्रियों को, पूर्व विधायकों को, जिले के जो प्रभारी हैं उनको, जिला अध्यक्षों को बुलाया गया है। दिग्गज नेता भी यहां पर मौजूद है। समन्वय कोऑर्डिनेशन की बात नई और पुराने दिग्गजों में जो सामने आ रही थी, तो दिग्विजय सिंह, अरुण यादव इस पूरी बैठक में शामिल होने यहां पर पहुंचे हैं, लेकिन कमलनाथ जो है वो इस बैठक में शामिल होने यहां पर नहीं आए हैं। लेकिन जो बैठक है वो चल रही है और कांग्रेस पारंपरिक रूप से इस पूरी बैठक को कर रही है। जैसे पहले देखी जाती थी बैठकें कि नेता मंच की जगह जमीन पर बैठते थे, तो जो आज बैठक का हॉल है वहां पर भी कोई कुर्सी नहीं लगी है। कभी नए चेहरों को नजरअंदाज करती है कांग्रेस, कभी पुराने चेहरों को नजरअंदाज करती है, तो मनमुटाव आखिर खत्म कैसे करेगी, ये बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए। इधर बीजेपी के प्रवक्ता गोविंद मालू ने ट्वीट कर कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने लिखा कि महात्मा गांधी की विचारधारा की राख यहां वहां बिखेर कर कांग्रेस ने अंतिम क्रिया का इंतजाम कर लिया है। महात्मा को छोड़ जब तक कांग्रेस गांधी नेहरू परिवार धारा पर चलेगी, हारती रहेगी। ईवीएम के कारण हारती तो कमलनाथ, दिग्विजय, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, सुरजेवाला को क्यों हटाती कांग्रेस? क्योंकि इनके कर्मों से कांग्रेस हारी है। गोविंद मालू बीजेपी प्रवक्ता, ये उनके द्वारा ट्वीट किया गया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। तो आक्रामक बीजेपी अब नजर आ रही है। गोविंद मालू बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी का पक्ष, विद्वान प्रवक्ता भी आप इन्हें कह सकते हैं, लगातार रखते हैं। उनका कहना है कि महात्मा गांधी की विचारधारा की राख यहां वहां बिखेर कर कांग्रेस ने अपनी अंतिम क्रिया का इंतजाम कर लिया। महात्मा को छोड़ जब तक कांग्रेस गांधी नेहरू परिवार धारा पर चलती रहेगी, हारती रहेगी। गुना की हम बात करते हैं जहां पर बड़ा हादसा हुआ है। 4 लोगों की मौत भी हो गई जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। दरअसल कार पर एक कबाड़ से भरा ट्रक पलटने के चलते हादसा हुआ। बाईपास के पास की घटना है। मृतकों में 3 पुरुष और 3 पुरुष, इसमें 1 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। ये सभी राजगढ़ के रहने वाले हैं। राजगढ़ से भिंड ये परिवार जा रहा था और हादसे का शिकार हो गया। ये तस्वीरें आपके सामने, 4 लोगों की मौत इस बड़े हादसे में, दुर्घटना में 2 गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। शायद ओवरलोडेड ये ट्रक था जिस वजह से कहीं ना कहीं ये बड़ा हादसा हुआ और इतने सारे लोगों की जान चली गई। इधर खंडवा के बीड़ गोराडिया मार्ग पर हादसा हुआ जहां एक वाहन ब्रिज से नीचे गिर गया। हादसे में 5 लोग जख्मी हो गए। यहां पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। गुस्साए लोगों ने मुंदी बैतूल मार्ग को जाम भी कर दिया। एमपी पावर जनरेटिंग कंपनी और लोक निर्माण विभाग पर लापरवाही की अब
आरोप लगाए जा रहे हैं। खंडवा की तस्वीरें जहां पर आए दिन इसी रास्ते पर हादसे होते हैं, पर शायद इससे सबब नहीं लिया जा रहा। ये रोड और ये रेलिंग जल्दी से जल्दी बनना चाहिए। कोई भी अधिकारी यहाँ आके लिखित में देके जाए कि कब तक बनेगा, वो इसका सर्वे कौन करेगा, या नेता नगरी आए या MPBCL आए, अच्छा, जो भी जवाबदार है इसका। या हम तो नेता के पास जाते हैं तो बोले रेलवे बनाएगी, रेलवे के पास जाते बोले तुम्हारे नेता बनाएंगे। हमको तो यही नहीं मालूम, वही तो बोल रहा हूँ। मेरे को हमको जानकारी तो मिले इसको बनाएगा आखिर कौन। ये ब्रिज का निर्माण किसने किया था, करवाया था? MPBCL जो कोयले की लाइन डली है ना साहब, इनके द्वारा काम किया गया था। उस समय ये रोड जो पास हुआ था सीसी रोड, उसमें रोक लगाई दी गई थी कि ये रेलवे का काम है, इस पे नहीं बनाओगे आप जी। तो हमने सोचा चलो भाई परमिशन आके रोड बन जाएगा। वो अभी तक भी अधूरा है, रुका हुआ है। अब इसकी जवाब आगरमालवा में गोवंश की क्रूरता से हत्या के मामले में प्रशासन ने एक्शन लिया है। 4 आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाया गया है। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। अधिकारियों की मौजूदगी में आरोपियों के 3 मकान तोड़े गए हैं। गोवंश की क्रूरता से हत्या के बाद हिंदुवादी संगठन नाराज थे। आपको ये पूरा मामला बताएं। दरअसल गोवंशों के मुंह बांध दिए गए थे तार से और उन्हें ना खाना पीना कुछ नहीं दिया गया था। 6 दिन तक ये भूखे रहे और उसके बाद जब इस बारे में जानकारी पुलिस को लगी, पुलिस मौके पर पहुंची, रेस्क्यू किया गया और सभी के मुंह खोले गए और उसके बाद उन्हें खाना पीना दिया गया। ये क्रूरता का ये पूरा मामला सामने आया, जिसके बाद कहीं ना कहीं हिंदुवादी संगठनों में नाराजगी देखी गई और इसे लेकर के चक्का जाम किया गया था। और अब एक्शन की ये तस्वीरें आपके सामने हैं, आगरमालवा की तस्वीरें, जहां पर यहां पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। इधर मुरैना में पैसे लेकर दबंगई का मामला सामने आया है। 6 लोगों ने एक युवक को जमकर पीटा है और इसी बीच सड़क पर लाठी डंडे चले, पिटाई की गई लाठी डंडों से और सड़क किनारे अधमरा छोड़ दिया गया, जिसका इलाज अस्पताल में फिलहाल जारी है। कैलारस थाना इलाके के पहाड़गढ़ रोड की ये घटना आपको बता रहे हैं, जहां पर सड़क किनारे अधमरा छोड़कर आरोपी युवक को भाग निकले। पैसों के लेन देन को लेकर यह मारपीट युवक के साथ की गई थी। पहाड़गढ़ रोड उधर जा रहा था एक जमीन को देखने के लिए सर, तो वहाँ पर वो कुछ लोग तलौजरी के उन्होंने फील्डिंग लगाकर सर मेरे साथ लूटपाट की। हाल ही 1-2 मिनट में सब लोग आ गए थे वहाँ पर, तो सर उन्होंने फील्डिंग लगाई थी, फिर मुझे खिंचेर कर ले गए थे और मेरी मारपीट की थी सर। 8 से 10 जने होंगे, उस कुछ महिला भी थी, वो भी थी। करीबन मुझे 200-300 मीटर खींच कर ले गए थे सर। और बात भिंड की, जहां पर पुलिस ने फर्जी सब इंस्पेक्टर को पकड़ा है। पुलिस का रौब दिखाकर ठगी की वारदात को अंजाम दिया करता था। कंट्रोल रूम में भी फोन किया गया, सब इंस्पेक्टर बताकर गार्ड की मांग कर रहा था। पुलिस को शक हुआ और फिर ये फर्जी सब इंस्पेक्टर पकड़ लिया गया। भिंड का ये पूरा मामला, पुलिस का रौब दिखाकर ये ठगी की वारदात को अंजाम दिया करता था। इसने कंट्रोल रूम फोन किया, कंट्रोल रूम फोन करके कहा कि इसे गार्ड चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। तब शक हुआ डीएसपी हेडक्वार्टर को और फिर इस फर्जी सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया। इसमें मामला ये है कि कल 24 तारीख को कंट्रोल रूम में एक प्रधान आरक्षक हैं अरुण दीक्षित जी, उनके पास में फ़ोन आया था कि मैं कमिश्नर कार्यालय भोपाल से सब इंस्पेक्टर वीरेंद्र सिंह बोल रहा हूँ, आप मुझे गार्ड की व्यवस्था करवाइए, मुझे यूपी की तरफ लेके जाना। तो उन्होंने कहा यहाँ गार्ड की व्यवस्था नहीं है, आप जो है डीएसपी हेडक्वार्टर साहब से चर्चा कर लें। तो उन्होंने डीएसपी हेडक्वार्टर साहब को भी फ़ोन लगाया, तो उनको कुछ लगा कि संदेह व्यक्त हुआ कि ये फर्जी टाइप का व्यक्ति है, तो साइबर की मदद से उस व्यक्ति को पकड़वाया, उससे पूछताछ की गई, वो फर्जी निकला। इसकी श्योपुर में इंडोनेशिया से दुल्हन लेकर आने वाले शख्स के घर चोरी हो गई। युवक सपरिवार रिसेप्शन के लिए शहर गया हुआ था। घर को सूना पाकर चोरों ने लाखों के सामान की चोरी की। परिजनों के मुताबिक लाखों रुपए कीमत के नकदी और सोने की चोरी हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने डॉग स्क्वाड और फिंगर एक्सपर्ट की मदद से जांच शुरू कर दी है। देहात थाना इलाके के सोईकला कस्बे का ये पूरा मामला। उज्जैन में वैश्विक महामारी कोविड-19 के पॉजिटिव और एक्टिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। WHO के अनुसार दिसंबर महीने से चीन, अमेरिका और सिंगापुर में कोविड-19 के नए वेरिएंट के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है।
इसे देखते हुए उज्जैन कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने सभी विभागों को निर्देश दिए कोरोना की रोकथाम और नियंत्रण के लिए पहले की तरह कार्य योजना का निर्माण कर इसे तत्काल सख्ती से लागू किया जाए, ऐसे निर्देश दिए गए हैं। इधर उज्जैन में ही बीसल खेड़ी के पास 11 फीट का अजगर मिलने से गांव में दहशत मच गई, सनसनी तारी हो गई। हालांकि सूचना दी गई पुलिस को, वन विभाग की टीम को सूचना दी गई। करीब 1 घंटे बाद रेस्क्यू की टीम पहुंची और अभियान चलाया गया और अजगर को पकड़ा गया। अजगर करीब 50 किलो वजनी बताया गया। वन विभाग की टीम ने इसे रेस्क्यू किया है और 11 फीट का अजगर, इसे देखकर थोड़ी देर के लिए दहशत तारी हो गई। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। हालांकि वन विभाग की टीम पहुंची, सुरक्षित इसका रेस्क्यू किया गया। ये गुनगुनी ठंड में धूप सेकने के लिए अजगर इस तरह से बाहर निकल कर आते हैं इस मौसम में। और आइए अब देखते हैं टॉप 20।